नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। तो ये हम लोग के सामने हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ क्या कह रही है। तो यह न्यूज़ ह्यूलॉक गिबन से संबंधित है। तो ह्यूलॉक गिबन्स कौन है? यह वह प्राणी है जिसके बारे में हमें आज यह बात करनी है। तो दरअसल हुआ क्या है कि अभी हाल ही में चाइना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैसा कार्यक्रम था? वैश्विक कार्यक्रम था। तो इसमें एक वक्तव्य दिया गया, इसमें बताया गया कि भारत में जो गिबन पाया जाता है उसकी स्थिति संकट में है, यानी कि वह जल्द ही लुप्त हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें इसके बारे में सभी चीज़ें पढ़नी समझनी अब ज़रूरी हो गई है। तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित? तो बता रहे हैं कि यह जो गिबन होता है सभी वानरों में सबसे छोटा और तेज़ होता है, यानी कि बहुत ही रैपिडली मूव करता है। इसके साथ ही बता रहे हैं कि एशिया में यह कहाँ मिलता है? तो एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात समझे तो बताते हैं कि मुख्य रूप से यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या वनों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में यह कहाँ पाया जाता है? तो हमें पता लगेगा कि यह भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी स्थिति में आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं कि गिबन की 20 प्रजातियों में से एक है, यानी कि कौन? ह्यूलॉक गिबन जो भारत में पाया जाता है वो इसकी 20 प्रजातियों में से एक है। आगे बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इसकी जो जनसंख्या है वह 12,000 है। ठीक है, इसी स्थिति में आगे बताते हैं कि यह जो प्राणी है यह बेहद बुद्धिमान होता है, इसका व्यक्तित्व विशिष्ट होता है। इसके साथ ही साथ यह एक मजबूत पारिवारिक बंधनों वाला व्यक्ति होता है, यानी कि परिवार से जुड़ करके मिल करके ही यह प्राणी रहता है। इसी क्रम में हमें एक खास महत्वपूर्ण बात और यहाँ पता चलती है कि इस प्राणी की एक खास विशेषता यह है कि यह जंगलों में गाता है, यानी कि जिस प्रकार से इसकी आवाज़ निकलती है, यह पुकारता है तो वन में ऐसा लगता है कि यह गाना गा रहा है। ऐसा अनेक विशेषज्ञ मानते हैं और यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें गिबन्स की तो पता लगता है कि अमेरिका के एक प्राकृतिक थे जिनका नाम था आर हरलान। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले 1834 में बताया था असम के ह्यूलॉक गिबन के बारे में और उसका उल्लेख किया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने इसके गायन प्रदर्शन के बारे में भी चर्चा की थी जब इन्होंने बताया था। तो हालांकि फिर बाद में अलग अलग रिसर्च हुई और कुछ विशेषज्ञों ने यह माना कि भारत में 2 प्रकार के गिबन्स पाए जाते हैं। एक को उन्होंने नाम दिया ह्यूलॉक ल्यूकोनेडिस, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है खास तौर पे, और उन्होंने माना कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो गिबन पाया जाता है उसका नाम ह्यूलॉक गिबन है। इसको हुलोक भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है, हालांकि अगर हम इससे संबंधित अन्य विषयों को समझे तो हमें पता लगता है कि इसको IUCN में भी शामिल किया गया है। अगर हम बात समझे पश्चिमी ह्यूलॉक गिबन की तो इसको लुप्तप्राय मानता है IUCN, लेकिन जो पूर्वी ह्यूलॉक गिबन है उसको असुरक्षित यानी कि वर्नरेबल समझता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम IUCN में देखते हैं तो जो ह्यूलॉक गिबन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को जहां पे इंडेंजर्ड माना गया है, दूसरे को वर्नरेबल माना गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखने वाली है कि प्रतिवर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय गिबन दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर के दिन हर साल यह दिन मनाया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में। किससे संबंधित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि। तो यह क्या संधि है और क्या इसके विषय हैं, जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। तो बता रहे हैं कि भाई अब क्या हुआ है, सऊदी अरेब जो है वह आसियान के दक्षिण पूर्वी एशिया में मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। एक महत्वपूर्ण बात है, अब इस क्रम में यह इसका 51वां देश बन गया है। ठीक है, तो उसको शॉर्ट में TAC कहते हैं। बात क्लियर हो गई है? तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ विश्व स्तर से आपके लिए लाई गई है। क्या बातें हैं इस न्यूज़ में शामिल, समझते हैं। तो बता रहे हैं कि अभी 56वां आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और इस बैठक में सऊदी अरेबिया को इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि एक खास बात देखने में यह भी आ रही है कि इंडोनेशिया सितंबर 2023 में होने वाले 43वें आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर पनामा, स्पेन और मेक्सिको को भी इस संधि में शामिल करने के लिए प्रयास करेगा। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि जल्द ही हो सकता है कि हमें सितंबर में इसे फिर एक बार डिस्कस करना पड़े। इससे संबंधित बातों में हमें आगे क्या पता लगता है कि जो TAC है आसियान का, उसकी स्थापना 1976 में की गई थी। एक महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि स्थापना क्यों की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो आसियान देश हैं, कितने देश हैं? 10 देश हैं, मुख्य रूप से वहां पे शांति स्थापित करना और स्थिरता बनाए रखना था। इसके साथ ही बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया और उसके बाहर अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी कोड भी है। इसका उद्देश्य जो है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। आसियान के संबंध में
महत्वपूर्ण है। हालांकि बाद में इसको 3 बार संशोधित किया गया। कब? 1987 में, 1998 में और 2010 में 3 बार अमेंडमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि जब इसको स्टार्ट किया गया था तो माना गया था कि सिर्फ और सिर्फ आसियान कंट्रीज के लिए यह महत्वपूर्ण है, लेकिन बाद में इसके महत्व को उन्होंने समझा और इसको और अधिक कॉम्प्रहेंसिव बना दिया। क्यों? क्योंकि यह चाहते थे कि आगे के जो और भी देश हैं विश्व के, वे सभी भी इसमें शामिल हो पाए। तो इसी क्रम में हमें पता लग रहा है कि जिस प्रकार अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया शामिल हो गया है तो यह इसका 51वां देश बना है, यानी कि अब आसियान इस संधि में अनेकों देशों को शामिल कर चुका है। बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर यहाँ पर हम समझे कि भारत क्या इसका सदस्य है, क्योंकि जनरली हमें समझना होता है कि भारत का क्या महत्व है, तो हमें पता लगता है कि भारत ने 8 अक्टूबर 2003 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे और वह भी इसका एक सदस्य देश बन गया था। महत्वपूर्ण बात। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ को। तो क्या बताती है वह? ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। अगर शॉर्ट फॉर्म समझे तो उसको कहते हैं कि CPTPP है। ये बात क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे क्या महत्वपूर्ण बात है ये समझते हैं। तो लंबे समय से यह CPTPP चर्चाओं में बना हुआ था और अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया है और समझौते पे हस्ताक्षर इसने कर दिए हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि अब यह ब्रिटेन जो है यह पहला यूरोपीय देश है जो इसमें शामिल हुआ है, यानी कि अब तक यूरोप से कोई भी देश शामिल नहीं हुआ था। लंबे समय से चर्चाएं बनी हुई थी कि 2020 में ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन लगातार प्रयास कर रहा था इस समझौते के लिए, जो अब अपनी अंतिम स्थिति पे पहुंच गया है और अब ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में हम देखते हैं तो पता लगता है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इतनी बात क्लियर है। आगे हमको इससे संबंधित बात में यह पता लगता है कि यह मुख्य रूप से 11 देशों का एक समझौता था, यानी कि शुरुआत में इसमें 11 देश शामिल हुए थे। कब? यह बताते हैं कि जो ये 11 देश शामिल हुए थे यह मुख्य रूप से इसमें 2018 में शामिल हुए थे। 2018 में इन्होंने यहाँ पे इसको स्थापित किया था। यह क्या है? यह एक मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि यह अपने सदस्य देशों को फ्री ट्रेड के लिए प्रोत्साहित करता है और जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उन सभी को हटाने का कार्य करता है। अगर हम समझें कि वे 11 देश कौन से थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था, तो हमें पता लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली वे देश थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था। अब ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया। अगर हम अब इसकी स्थिति समझे तो अब टोटल 12 देश हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण स्थिति इसने अब बना ली है। क्यों? क्योंकि भाई यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से अब एक हो गया है। ठीक है, इसी क्रम में हमको एक महत्वपूर्ण बात यह भी पता चलती है कि वर्ष 2005 में इसके लिए बैठक हुई थी और इस पे विचार प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि जिस समय इसका जो प्रस्ताव था यह शुरू किया गया था तो उस समय इसको TPP के रूप में जाना था, यानी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसको उस समय कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब समय बदला तो लंबा समय हम देखते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं 2023 में, बात कब की कर रहे हैं कि 2005 में इसको लेकर के बातचीत शुरू हुई थी। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक इसका महत्वपूर्ण देश जिसका नाम था अमेरिका, तो वर्ष 2017 में उसका विचार बदल गया, उसका मूड बदल गया और उसने कहा कि अब मैं इस जो ट्रीटी है इसके अंदर शामिल नहीं होऊंगा, इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगा। तो इसी वजह से 11 देश इसमें रह गए। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि 2017 में इसके निकलने के बाद सिर्फ 11 देश बचे थे, जिनमें अब संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता लगता है कि जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी? 8 मार्च 2018 को हुई थी। कहाँ पे? सैंटियागो, चिली में इसके प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए गए थे। ये जितनी भी स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रीलिम्स में किसी भी रूप में आपसे पूछी जा सकती है। बात सभी को क्लियर हो गई है? चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ जो भूमि सम्मान से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वह 18 जुलाई 2023 यानी कि कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्मान को प्रदान करेंगे। तो यह भूमि सम्मान किन्हें प्रदान किए जाएंगे? यह उन्हें प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसको इंग्लिश में DILRMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिपावर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना बेस्ट दिया है। उन सभी लोगों को यह जो सम्मान है वह दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बात है? हमें पता लगता है कि ये जो अवार्ड है यह इसके तहत प्लैटिनम श्रेणी में दिया जाएगा। किसको दिया जा रहा है? 9 राज्य सचिवों और
68 जिला कलेक्टरों और उनकी टीम को यह सम्मान दिया जाएगा कल। आगे क्या कह रहे हैं कि भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण को प्राप्त कर लिया है। यानी कि अगर हम स्थिति समझे तो जो लैंड मॉडर्नाइजेशन होना था इसके रिकॉर्ड का, अब वह 94% हो चुका है। हाल ही में मंत्री ने भी स्टेटमेंट यह दिया है कि 31 मार्च 2024 तक इसके 100% स्तर को प्राप्त कर लिया जाएगा और जो ग्रामीण लैंड है उसका कंप्लीट डिजिटलाइजेशन हो जाएगा इसके बाद में। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी लैंड पर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको लेकर के अदालत में जो भी मामला होगा जल्द से जल्द उसको निपटाया जा सकेगा। साथ ही यह ग्रामीण लैंड है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी पता लगता है कि भारत की जीडीपी में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए वह उससे वंचित है और भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी का स्तर सुधरेगा और अदालतों में जो मामले लंबित हैं उससे भी निजात पाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और उन भूमियों पे जो भी परियोजनाएं शुरू की जानी है वे सभी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है भूमि सम्मान के। ठीक है, आगे अगली न्यूज़ जो है हम लोग के सामने जो आएगी वह यह आ रही है कि अब थोड़ी सी बात विंडफॉल टैक्स पे भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स के बारे में क्या बातें समझनी है हमें। यह पहली बात तो यह है कि यह एक प्रकार का अप्रत्याशित कर होता है। ठीक है, किस प्रकार से लगाया जाता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन न्यूज़ चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि घरेलू स्तर पर जो भी कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे हैं उन सभी लोगों को अब 1600 रुपये प्रति टन की दर से विंडफॉल टैक्स देना होगा। यह भी बात देखने वाली है कि मई के महीने में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4100 रुपये प्रति टन हुआ करता था, इसको घटा करके शून्य कर दिया। यानी सरकार ने कहा कि अब आपसे हम विंडफॉल टैक्स नहीं लेंगे। समय समय पर यह चर्चाओं पर रहता है और सरकार कई बार इस टैक्स को लगा चुकी है तेल उत्पादकों के ऊपर। अब इससे संबंधित अन्य बातों को यदि हम समझे तो हमें पता लगता है कि विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो अप्रत्याशित लाभ पे लगाया जाता है। यानी कि जो भी कंपनी है या इंडस्ट्री है, जो भी लोग इससे संबंधित है, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया है इसके प्रॉफिट लेने के लिए। यानी कि अभी हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वह उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है और जिस प्रकार का क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं तो उस समय यह पता लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज्यादा प्राइस अफेक्ट हुए हैं और तेल उत्पादक बढ़ी हुई कीमतों पे अपने तेल को बेच रहे हैं। इससे क्या हुआ कि ना तो उन्हें कोई नई तकनीक लगानी पड़ी, ना ही श्रम लगाना पड़ा और ना ही कोई ऐसा कार्य करना पड़ा जिसकी वजह से उन्हें कोई कॉस्ट उठानी पड़ी हो। इसलिए सरकार ने कहा कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अप्रत्याशित है, यानी कि आपने इसके लिए कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ बैठे बिठाए आपको यह लाभ मिल गया है। तो जरूरी है कि आप इसके ऊपर एक टैक्स दे, जिस टैक्स को नाम दिया गया है विंडफॉल टैक्स। इसको क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो कंपनियों को एक्स्ट्रा मनी मिल रही है प्रॉफिट के रूप में उसको सरकार लेकर के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सके, जिससे कि डेवलपमेंट के अलग अलग काम हो और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। बात इतनी सभी को क्लियर हो गई है। तो इसी क्रम में आज के इस करंट अफेयर सेशन में इतना ही। सभी महत्वपूर्ण न्यूज आप लोग के साथ डिस्कस कर ली गई है। कल फिर मिलेंगे इसी समय और कुछ नई और महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।